हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची के शर्वानी आज आपको पढ़ाऊंगी जीव विज्ञान कक्षा 11वीं, जिसका अध्याय हम पहुंच चुके हैं 12, जिसका नाम है खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनको अपने खाद्य के लिए, भोज्य पदार्थों के लिए या फिर पोषण के लिए बहुत सारे रासायनिक संगठनों की, जल के साथ साथ रासायनिक संगठनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, जो उसके उपापचयी क्रियाओं में उपापचयी क्रियाओं में कार्य करने हेतु क्या करती है, प्रेरित करती है, सहायक होती है। मानव सहित सभी जो आहारित, जो नॉन ग्रीन पौधे एवं हेटरोट्रॉपिक होते, विषम पोषी होते हैं, तो उन लोग क्या होते हैं, अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा के खनिज रूपों में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो विषम पोषी होते हैं, मतलब ये देखो क्या होता है, हम लोगों को जो जमीन होता है, अर्थ जो है ना, उसमें क्या है, मृदा है, और मृदा में क्या है, बहुत सारे खनिज लवण है, खनिज तत्व हैं। ठीक है, तो उन खनिजों को कैसे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों के माध्यम से। जो पेड़ पौधे होते हैं उन वो अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, उसी प्रकार खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं, खनिज तत्वों का भी अवशोषण करते हैं। और वही खनिज तत्वों को क्या करते हैं, पेड़ पौधे अवशोषित करने के बाद जो पेड़ पौधों को वो स्वपोषी हो गए, फिर उसको विषम पोषी जंतु जो होते हैं वो खाते हैं। तो विषम पोषियों को भी खनिज तत्वों का क्या हो जाता है, कमी पूरा हो जाता है। ठीक है, उनका आवश्यकता जो नीड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। पृथ्वी पर 92 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से 60 तत्व जो हैं वो पदार्थों के, जैविक पदार्थों के संगठन में भाग लेते हैं, जो उनके वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। जो क्या होते हैं, लेकिन ये तत्व पौधों के द्वारा उसी रूप में अवशोषित नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें विभिन्न प्रकार के लवणों के रूप में, जो तत्व होते हैं उनको डायरेक्ट उसी रूप में, जिस तत्व का जो रूप होता है उसी तत्व में ना अवशोषित करते हुए वो उनके साथ ज्वाइंट कंबाइंड यौगिक के लवण के रूप में क्या करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। इस प्रकार ऐसे तत्व जो कि पौधों की वृद्धि एवं जननीय, वृद्धि मतलब वेजिटेटिव, और जननीय मतलब होता है रिप्रोडक्टिव, अर्थात जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, आवश्यक तत्व कहते हैं। इन तत्वों को क्या होता है, अल्प विकसित पौधे जैसे जीव, जैसे शैवाल, एक कोशिकीय स्वपोषी जीव, और सरल बहुकोशिकीय पौधे अपने आसपास के वातावरण से, जितने भी आसपास के जो वातावरण होते हैं उसके कायिक सतह, बॉडी सरफेस द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो बॉडी जो अल्प विकसित जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी सरफेस, जो उनका बॉडी का पार्ट्स होता है उनके द्वारा क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं। और कुछ जो होते हैं स्वपोषी जो होते हैं वो पौधों के माध्यम से करते हैं, और उन्हीं पौधों को खाकर विषम पोषी जंतु जो होते हैं अपने खनिज पोषक तत्वों की कमी को पूर्ण करते हैं। खनिज तत्व जो होते हैं अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं, जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। प्रत्येक तत्व का विशेष कार्य महत्व होता है। हर तत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसी तत्व को आवश्यक की श्रेणी में रखने के लिए निम्न और अनिवार्य, देखो आवश्यक तत्व जो होते हैं उनको एक श्रेणी में रखा गया है, आवश्यक है और अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व वो होते हैं जो पौधों के सामान्य वृद्धि एवं जनन प्रक्रियाओं अर्थात जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं तथा उनकी उपस्थिति विकारों को उत्पन्न करती है। अगर वो नहीं होंगे, अनिवार्य तत्व अगर पौधों को नहीं मिलेंगे तो क्या होंगे, विकार उत्पन्न होते हैं। किसी तत्व की अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाले विकार सिर्फ उसी तत्व द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। जो कोई तत्व अनुपस्थित होता है तो उसके क्या होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए वही तत्व आवश्यक होते हैं। ऐसे तत्व पौधों की उपापचयी क्रियाओं से सीधे संबंधित रहते हैं। पादप भस्म जो होता है 550 से 600 सेंटीग्रेड पर जलने पर प्राप्त भस्म होते हैं कि विश्लेषण से ज्ञात हो गया है कि पौधों में उपस्थित रहने वाले जो 92 तत्व होते हैं उनमें से जो 30 होते हैं प्रत्येक पौधों में पाए जाते हैं, तथा उनमें से जो 17 तत्व होते हैं पौधों के लिए अनिवार्य तत्व की श्रेणी में आते हैं। इन 17 तत्वों को क्या बोलते हैं, अनिवार्य तत्व बोलते हैं। ऐसे तत्व जिसे पौधों के वातावरण से पौधे जो होते हैं वो वातावरण से प्राप्त करते हैं उसे अखनिज तत्व, नॉन मिनरल्स कहते हैं। और जो पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसको ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं, तथा CHO जो होते हैं वो अखनिज तत्व की श्रेणी में आते हैं। यहाँ नाइट्रोजन की अगर स्थिति देखेंगे तो अगर नाइट्रोजन के विषय में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे कुछ पौधे इसे वातावरण से प्राप्त करते हैं और कुछ पौधे जो होते हैं उसको मृदा से प्राप्त करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन होता है उसको खनिज तत्व की श्रेणी में भी रखते हैं और
खनिज तत्व की भी श्रेणी में रखते हैं। वैज्ञानिक और लेखक क्या बोलते हैं, आयरन को गुरु तत्व के अंतर्गत रखते हैं। गुरु तत्व और हो गया गुरु मात्रक तत्व जो हो गया, और दूसरा चीज होता है लघु मात्रक तत्व। गुरु मात्रक तत्व मतलब होता है गुरु, गुरु मतलब होता है बड़ा, और लघु, लघु मतलब होता है छोटा। तो गुरु मात्रक तत्व मतलब होगा कि जिस चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है उसको बोलते हैं गुरु मात्रक तत्व, और जिन चीजों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है लेकिन होती है ना, नीड होती है उसकी लेकिन कम मात्रा में होती है, उसके बोलते हैं लघु मात्रक तत्व। जैसे कि है आयरन। आवश्यक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को फ्रेमवर्क तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट अर्थात कोशिका भित्ति के घटक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य तत्व, फोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये CHO के साथ मिलकर अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन को निर्मित करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को बैलेंसिंग एलिमेंट कहते हैं। ये क्या करता है, संतुलित बना के रखता है बॉडी को, क्योंकि ये आयनिक बैलेंस, आयनों को बैलेंस करने का, संतुलित करने का कार्य करता है। कुछ एंजाइम जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता के लिए भी खनिज आयन आवश्यक होते हैं। ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरकीय तत्व कहते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका टॉक्सिक एलिमेंट्स। अविष तत्व किसी खनिज या आयन का जो सांद्रता जो होता है वो उत्तकों के शुष्क भार में 10% की कमी करता है, अर्थात जो 10% की कमी करता है, जो शुष्क भार में क्या करता है 10% की कमी करता है, उसे अविष तत्व या टॉक्सिक तत्व माना जाता है। विभिन्न पोषक तत्वों की अविषता अर्थात टॉक्सिसिटी का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि Mn का कितना होता है 60 Hg। इस अविशालता के FeMg के अंतर्ग्रहण में कमी हो जाती है। यह Ca के प्ररोहाग्र की ओर होने वाले संवहन को रोक देता है। अविशालता के कारण आयनों की असामान्य कमी हो जाने के कारण लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि Mn को अतिरेक उपस्थिति, अगर अतिरेक होगा ज़्यादा होगा तो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम के अल्पता लक्षणों को समेकित प्रभाव रूप में होता है। मतलब जो देखो, अगर अविष तत्व क्या होता है, एक लाइन में अगर हम लोग समझेंगे तो इसमें क्या होता है कि कोई जो खनिज आयन का जो सांद्रता होता है वो किसी उत्तक के 10% शुष्क भार में कमी कर देता है, उसको बोलते हैं अविष तत्व। दीर्घ मात्रिक तत्व और लघु मात्रिक तत्वों में क्या होता है, दीर्घ मात्रिक तत्व जो होता है वो ये अधिक मात्रा में होते हैं, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। दीर्घ मात्रिक तत्व जो होता है वृद्धि से पौधों पर इनका कुप्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी अगर लघु मात्रिक तत्व की वृद्धि हो जाती है तो पौधा क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। अगर ये पौधे जो प्रोटोप्लाज्म में उन सभी प्रकार के संरचनाओं के संगठक अवयव होते हैं। लघु मात्रिक तत्व जो होता है ये पौधों के प्रोटोप्लाज्म अन्य प्रकार के संरचनाओं के संगठक अवयव नहीं होते। ये पौधों के परासरण विभव को बढ़ाने का कार्य करते हैं और ये विकारों अथवा मेटल एक्टिवेटर की भांति कार्य करते हैं। पोषक तत्व अर्थात अथवा फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पादप काय का निर्माण होता है, ठीक है। जो कोशिकीय भित्ति होते हैं उसे क्या होता है, जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेते हैं। पारगम्यता का नियम, जो पारगम्य होता है ना, परमिबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में आयनों को जाने देना, तो ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली को पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। परासरण दाब का नियमन, कोशिका रस में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं वो अपने कार्बनिक अथवा अकार्बनिक अवस्था में उपस्थिति से कोशिका द्रव्य के परासरण दाब का निर्धारण तथा नियमन करते हैं। जीव कोशिका द्रव्य के pH मान का निर्धारण। पोषक तत्वों के रूप में उपस्थित विभिन्न धन आयन एवं ऋण आयन क्या करते हैं, कोशिका रस के pH को प्रभावित करते हैं। जो पोषक तत्व के रूप में जो उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों में क्या होता है, विभिन्न धन आयन होते हैं और ऋण आयन होते हैं। तो ये कोशिका रस की क्या करता है, जो कोशिका रस होता है उसके pH को प्रभावित करते हैं अर्थात उसका नियमन करते हैं। फिर है संतुलन कार्य। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे जो तत्व होते हैं दूसरे पोषक जहरीले पदार्थ की सक्रियता के विरुद्ध कार्य कर उसे निष्क्रिय बना देते हैं। अगर जहरीले हो गया तो क्या करता है, निष्क्रिय बनाने का कार्य करता है अर्थात हानिकारक प्रभाव को दर्शाता है। फिर एंजाइम के सह प्रेरक के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं एंजाइम्स को। कार्बनिक पदार्थों के संवहन में क्या करते हैं, कुछ खनिज जैसे कि बोरान हो गया, पोटेशियम कार्बनिक पदार्थों के संवहन में मदद करते हैं। विषाक्त प्रभाव, कुछ जो होता है कुछ तत्वों की सांद्रता अपने निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, विषाक्त प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है आपका विभिन्न खनिज तत्वों की पौधों में आवश्यकता। जितना भी हम लोगों ने खनिज तत्व पढ़े हैं है ना, उनके आवश्यक जैसे अध्ययन विलयन संवर्धन के जरिए किया जाता है। उन आवश्यक तत्वों का अध्ययन किसे कहते हैं, विलयन संवर्धन तकनीक के जरिए करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। इस विधि में पौधों के सभी आवश्यक युक्त विलयन में संवर्धित किया जाता है। आवश्यक युक्त विलयन मतलब जो चीज़ को उसको नीड है उसमें क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। किसी एक विशेष पादप में एक तत्व की अनिवार्यता को ज्ञात करने के लिए उसे इस तत्व के अभाव या कमी वाले पोषक माध्यम में संवर्धित किया जाता है।
हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ के उस पौधे के लिए अनिवार्य है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, उस तत्व के अभाव या तो कम कर देते हैं, या फिर कम करने में, मतलब देखो हम लोग को लगता है कि ये वाला तत्व जो है इसके लिए आवश्यक है अथवा नहीं है, ये देखना है हमको, जानना है हमको, तो क्या करेंगे, ऐसा संवर्धन उसमें रखेंगे माध्यम में जिसमें उस तत्व की कमी कर देंगे। ठीक है, तो वो अगर पौधा सामान्य वृद्धि करता है तो हमको लगेगा कि वो तत्व अनिवार्य नहीं है। यदि वो उसमें उनका वृद्धि जो होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा, उससे पता चलेगा कि ये बहुत अनिवार्य है अथवा अनिवार्य नहीं है। सन 1860 में विलियन संवर्धन तकनीक सैक्स के द्वारा आधुनिकीकृत की गई थी। इन्होंने पादप वृद्धि में नाइट्रोजन की अनिवार्यता को बतलाया था। सैकस के बाद में नॉफ नामक वैज्ञानिक ने जलीय पोषक विलयन में वृद्धि का विस्तृत अध्ययन किया। सैकस तथा नॉफ द्वारा की गई पौधों के जलीय विलयन में वृद्धि आज तक प्रयोगात्मक और व्यावसायिक रूप से हाइड्रोपोनिक संवर्धन के रूप में जानी जाती है। फिर इसमें क्या किया, देखो उन्होंने अलग अलग संवर्धन माध्यम में लिया। देखो इसमें क्या किया, अलग अलग संवर्धन माध्यम में लिया और संवर्धन माध्यम में क्या अलग अलग चीज़ों की कमी कर दी। फिर उसके बाद देखा कि कौन सी चीज़ की कमी के कारण जो पौधा है वो वृद्धि कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, तो कौन सा तत्व है जो अनिवार्य है अथवा नहीं है। अगर विभिन्न अनिवार्य खनिज एवं उनकी कमी से उत्पन्न रोग के लक्षण का अध्ययन, पहला उपयोग किया गया विलयन और कमी से उत्पन्न लक्षण। अगर सामान्य संवर्धन माध्यम है तो नवोद्भिद की वृद्धि सामान्य होती है और इसकी पत्तियां हरी रहती है। फिर है मैग्नीशियम लवण रहित संवर्धन माध्यम, सिराओं में हरिहीनता, पत्तियों का पीला होना, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की दर का कम होना तथा विरुद्धक वृद्धि का अवरुद्ध होना। फिर एक कैल्शियम लवण रहित संवर्धन माध्यम, जो कैल्शियम है उसके रहित, कैल्शियम रहित संवर्धन माध्यम, जड़ तंत्र का समुचित विकास नहीं होना, पत्तियों पर धब्बा उत्पन्न हो जाना, पत्ती जो है उसमें डॉट डॉट बन जाना, उनका कुरूप और पीला हो जाना, नवोद्भिद का छोटा एवं कमजोर रह जाना। फिर 4 नंबर है आपका आयरन लवण रहित संवर्धन माध्यम, जो अगर आयरन कम रहेगा तो उसमें क्या होगा, नवोद्भिद की हरिहीनता के कारण पीला हो जाना, अगर आयरन की कमी होगी तो क्लोरोफिल नहीं होगा और जो पौधा है वो पीला हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम अगर कम है तो विरुद्ध वृद्धि कम होती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता और पत्तियां जो होती है सफ़ेद हो जाती है, अंत में पौधे मर जाते हैं। फिर है फास्फोरस लवण रहित संवर्धन, कमजोर जड़ों का पाया जाना, वृद्धि दर धीमी हो जाना। फिर है नाइट्रोजन अगर कम होगा तो अस्वस्थ नवोद्भिदों का विकास जिनमें पत्तियां पीली हो जाती है। तरल संवर्धन या हाइड्रोफोनिक्स, इस संवर्धन में जो जड़ युक्त पौधे होते हैं उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व युक्त विलयन में उगाया जाता है। इस विधि में ध्यान रखा जाता है कि पौधे के जो खनिज तत्व है वो अवशोषण से संवर्धन माध्यम का जो पीएच है वो ना बदलें। अगर पीएच बदल जाता है या इस विलयन के स्थान पर दूसरा विलयन ले लेना चाहिए, अगर पीएच चेंज हो जाता है तो एक जो विलयन यूज़ कर रहे हैं उसके स्थान पर हम लोगों को दूसरा विलयन ले लेना चाहिए। पौधों में खनिज लवणों के सामान्य कार्य, पौधों में पोषण जो है NSH मतलब नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन के प्रोटीन निर्माण में सहायक करते हैं। उत्प्रेरक कार्य के रूप में आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम जो है वो जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फिर शरीर निर्माण में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीज था वो, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कोशिका भित्ति के निर्माण में कार्य करते हैं। फिर संतुलन कार्य, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि तत्व दूसरे के विषैले प्रभाव को नष्ट करते हैं। दीर्घ पोषक तत्व जो है जिनका बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, उनकी कमी से होने वाले जो लक्षण होते हैं उसको बता रहे हैं। पहला है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों जो है ढांचा तत्व, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, पौधों का जो बॉडी होता है उसके निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इनको खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि ये क्या करते हैं, वायुमंडल से अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण के भी आवश्यक होते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो होता है मृदा से अवशोषित जल द्वारा होता है। अगर तीनों चीज़ नहीं होंगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पौधे हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। फिर है नाइट्रोजन, सहजीविता युक्त लक्षणों वाले पौधे को छोड़कर बाकी के सभी पौधे को नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट के रूप में मिलता है। नाइट्रोजन जो होता है जीव द्रव्य के प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन तथा क्लोरोफिल आदि कार्बनिक पदार्थों का प्रमुख घटक होता है। यह एटीपी, हार्मोन तथा एंजाइमों में भी उपस्थित होता है। यह अधिकांश उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। कमी, अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा, क्लोरोफिल की कमी होगी जिसके कारण पत्ती पीला पड़ जाएगा। एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन जो होता है पर्णहरित स्थलों पर लाल बैगनी धब्बों के रूप में विकसित हो जाता है। फिर है पुष्प तथा फलों के निर्माण में विलंब या पूर्ण संदमन, कुल मिलाकर असामान्य विकास। फिर है फास्फोरस, यह मृदा विलयन में फास्फेट आयन
HPO4 विलयन या फिर HPO2 के रूप में प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह न्यूक्लिक एसिड, DNA एवं RNA न्यूक्लियोटाइडों का अंश होता है। क्या होता है? फास्फोरस जो होता है वो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका तत्व होता है। ठीक है, यह सप्रकीर्ण NADP तथा ऊर्जा से भरपूर यौगिक होता है। AMP, ADP, ATP, GTP और GTP आदि भी एक आवश्यक अंश है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड होता है, सुगर फास्फेट होता है तथा अन्य कई यौगिकों में पाया जाता है। यह ऊर्जा स्थानांतरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर है कमी के लक्षण। फास्फोरस की न्यूनता के कारण अगर फास्फोरस कम होता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और वो बौने हो जाते हैं। उनकी वृद्धि रुक जाती है और क्या होते हैं? पौधे बौने हो जाते हैं। एंथोसाइनिन की मात्रा अगर अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, एंथोसाइनिन है अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? ये बैंगनी रंग के दिखाई देने लगते हैं। पत्तियां जो है समय से पूर्व ही गिरने लगती हैं। पत्तियों में पर्णवृंत और फलों पर उत्तक क्षयी क्षेत्र बन जाते हैं। संवहन उत्तक का विकास कम होता है। जो संवहन उत्तक होते हैं उनका विकास कम होता है तथा पुष्प भी देर से लगता है। फल परिपक्वन की क्रिया जो होती है वो तेज हो जाती है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होगी। जाइलम और फ्लोएम में पतली भित्ति वाले कोशिकाओं की संख्या सामान्य हो जाती है। इसकी कमी से पौधों में हंसियाकार पत्ती रोग स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो इस प्रकार का पत्ती है वो इस प्रकार का पत्ती बनना शुरू हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आपका पोटेशियम। पोटेशियम पौधे का 0 से 3 से 6 से 0% भाग होता है। यह पौधों को पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में के आयन के रूप में कोशिका द्रव्य से क्या होता है? विनिमित होते रहता है। रंध्रों की गति जो होती है, प्रकाश श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल एवं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाशीलता होती है वो अधिक होती है। यह अनेक एंजाइमों के लिए सह एंजाइम एवं प्रेरक का कार्य करते हैं। अगर इनकी कमी होगी तो अवरुद्ध विकास होगा। पत्तियां मॉड्यूलेट हरिमिनता का प्रदर्शन करती है। इनके किनारों पर अग्रभाग पर उत्तक क्षय क्षेत्र बनने लगते हैं। प्रौढ़ पत्तियों में कमी के चिन्ह पहले उभरते हैं। जो प्रौढ़ पत्तियां होती हैं उनमें कमी जो होता है उसके चिन्ह पहले निकलते हैं। मतलब जो पत्ती पहले से बड़ी हो गई होती है ना, मैच्योर पत्ती, इनकी कमी से पौधों में छुपता उत्पन्न होती है एवं शीर्षस्थ प्रभाविता कम हो जाती है। कुछ खाद्यान्न वाले पौधों में इसकी कमी से, जहाँ पे खाद्यान्न होते हैं उस कमी से पुष्प वृंतिका डंठल जो होता है वो कमजोर हो जाता है और संवेदनशीलता के कारण जड़ क्षरण हो जाता है। ठीक है, रूट रोटेटिंग करने वाले जीवधारियों के लिए बढ़ जाती है। पत्तियों का जो पर्ण फलक है, पर्ण तट है, उसके क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है और हल्के हरे रंग का हो जाता है। पत्तियों में म्लानी तथा पर्ण विलीगन देखने को मिलता है। म्लानी मतलब मुरझाना और पर्ण विलीगन मतलब टूट के गिर जाना। इसकी कमी से क्या होता है? रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। शीर्ष गलन रोग उत्पन्न हो जाता है। इसकी कमी के कारण पौधों में रोजेट प्रकार की वृद्धि तथा पत्तियों में अधिक कालिमा युक्त झुलस चिन्ह देखने को मिलता है। फिर है सल्फर। सल्फर जो है सल्फेट आयन के रूप में पौधों को मृदा से प्राप्त होता है। सल्फर जो होता है अनेक अमीनो अम्ल, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन, विटामिन, बायोटिन, थायमिन एवं कोएंजाइम का घटक होता है। यह जड़ों के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह दलहनी पौधों को नोड्यूल के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर कमी के लक्षण देखेंगे तो पत्तियों में हरिमहीनता तथा पत्तियां छोटी हो जाती हैं। हरिमहीनता प्रौढ़ पत्तियों के सबसे पहले विकसित होता है। तरुण पत्तियां नारंगी रंग की हो जाती हैं या फिर लाल बैंगनी वर्णक युक्त हो जाती है। फल का निर्माण जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है तथा फल के पकने में अधिक समय लगता है। फिर है मैग्नीशियम। ये मृदा के मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित होते हैं। ये क्लोरोफिल का मुख्य संगठक है। यह फास्फोरस उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों के लिए प्रेरक का कार्य करती है। यह श्वसन में वसा का निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह राइबोसोम की उप इकाइयों को आपस में बांधने का कार्य करता है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण का भी कार्य करता है। इसका कार्बनिक प्रारूप जो होता है वो क्लोरोफिल में तथा अकार्बनिक प्रारूप जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कमी होती है तो अंतराशिरीय हरिमहीनता, जो इंटरवेनल होता है, मतलब ये पत्तियां होती है उनमें इंटरवेनल होता है, उसमें क्या होता है? हरिमहीनता दिखाई देखने को मिलता है। एंथोसाइनिन का विकास होता है। अत्यधिक कमी के कारण उत्तक क्षरण हो जाता है। प्रौढ़ पत्तियों में लक्षण जो होते हैं वो सबसे पहले दिखाई देते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण तथा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण भी में कमी दिखाई देता है। कोशिका का आकार छोटा हो जाता है। पित्त कोशिकाएं भी क्या हो जाती है? सिकुड़ कर संकीर्णित हो जाती हैं। तना कठोर, कास्तीय तथा पीला हरा हो जाता है। कैल्शियम। अगर कैल्शियम देखेंगे तो ये जो होते हैं Ca2 के कैल्शियम 2+ के रूप में अवशोषित होते हैं। या मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला जो होता है, ये जो होता है ये मध्य पटलिका का घटक होता है। ये विषैले ऑक्जेलिक अम्ल को
अहानिकारक कैल्शियम ऑक्सलेट में बदल देता है, जो कीड़वा क्रिस्टल के रूप में कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, लिपिड उपापचय, कोशिका विभाजन तथा कोशिका विवर्धन आदि प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। अगर सोडियम देखेंगे तो सोडियम केटी की सहायता से प्लाज्मा झिल्ली के पारगम्यता को नियंत्रित करता है। अगर कैल्शियम में कमी होती है, कैल्शियम में न्यूनता के कारण क्या होता है, जो पत्तियां होती है, थोड़ा जो नया पत्ती होता है, यंग लीव होता है, उसके किनारे होते हैं उसमें क्लोरोफिल की कमी दिखाई देती है। क्लोरोफिल विकसित होकर अंत में उत्तक क्षरण के लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों के किनारे जो होते हैं अनियमित हो जाते हैं, मतलब जिस शेप में होना चाहिए वो इस टाइप का कटा फटा हो जाता है, और अग्रभाग में हुक नुमा हो जाता है, ऐसा। ठीक है। गुणसूत्र जो होते हैं वो असामान्य होते हैं, पुष्पों का निर्माण रुक जाता है और इसका पूर्व कली का पतन हो जाता है, मतलब जो कली बना रहता है वो भी टूट जाता है और पुष्प में बंद हो जाता है बनना। मूल रोमों की काफ़ी अल्प वृद्धि देखने को मिलती है। जड़ जो होते हैं वो छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और भूरे होते हैं। प्ररोहाग्र की कोशिकाएं अत्यधिक विस्तृत तथा रिक्तिका युक्त होती है। कंद छोटे आकार के तथा अनियमित स्वरूप वाले हो जाते हैं। अनिवार्य तत्व एवं उनके प्रतिशत, जो कार्बन है, देखो ये जो है लिस्ट है लघु मात्रिक तत्व और दीर्घ मात्रिक तत्व का। सूक्ष्म पोषक एवं उसके विशिष्ट कार्य। सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जिसकी कम मात्रा जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होती है उसकी बात कर रहे हैं इसमें। लघु मात्रिक तत्व भी बोलेंगे या सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या स्पेसिफिक फंक्शन। आयरन जो होता है कम मात्रा में आवश्यक होता है। इसकी अम्लीय प्रकृति वाले जो मृदा होते हैं, जैसे उसमें सेफरस आयन के रूप में प्राप्त होता है। फेरिक तथा इसमें क्या होता है, जो मृदा होती है अम्लीय मृदा जो होती है, अम्लीय प्रकृति वाली मृदा, उससे क्या प्राप्त होता है, फेरस आयन प्राप्त होता है, जो फेरिक और फेरस दोनों अवस्थाओं में अवशोषित होता है। आयरन जो होता है वो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है, जो पोरफायरिन प्रोटीन्स जैसे साइटोक्रोम परऑक्सीडेज कैटेलेज का महत्वपूर्ण घटक होता है। या पौधों में ऑक्सीजन संवहन करने वाले जो साइटोक्रोम तंत्र होते हैं और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में भी फेरोक्सिन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तत्वों के सामान्य न्यूनता लक्षण, कौन कौन से तत्व के कारण कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनका ये लिस्ट दिया हुआ है आपको। फिर अगर कमी, आयरन की कमी होती है तो अंतराशिरीय हरिमहीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो सीरा होता है, ये जो इंटरवेनस जो होते हैं उसमें क्या होता है, हरिमहीनता दिखाई देता है। जो युवा पत्तियां होती हैं उनमें हरिमहीनता के कारण क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। आयरन की कमी होने से क्लोरोफिल का निर्माण रुक जाता है। जो आयरन होता है अगर उसकी कमी होगी तो क्या होता है, क्लोरोफिल का निर्माण बंद हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म में एमाइड्स तथा अमीनो अम्ल में अधिक मात्रा में संग्रहित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण भी रुक जाता है। फिर है बोरान या बोरेट आयन के टेट्राबोरेट आयन के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो बोरान होता है वो बोरेट एनायन और टेट्राबोरेट आयन के रूप में क्या होता है, पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसकी उपापचय सक्रियता क्या होती है, अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि अगर पौधे में शर्करा के स्थानांतरण पर परागनलिकाओं में क्या होता है, जब अगर शर्करा का स्थानांतरण होगा तो परागनलिका जो होते हैं उनमें शीर्ष स्फुटन, जो शीर्ष क्षेत्र होता है, एपिक्स क्षेत्र होता है, उसमें स्फुटन होता है, बर्स्टिंग होता है, जिससे किसी न किसी तरह से प्रकाश संश्लेषण नाइट्रोजन वसा के उपापचय में भी अपना योगदान करता है। अगर बोरान की कमी होगी तो क्या होगा, जो प्ररोहाग्र होता है, सूट एपेक्स होता है, जो बढ़ता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण न्यूनता का लक्षण माना जाता है। जब वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं तो फिर काम कैसे करेगा। जड़ों का विकास जो होता है वो उसमें कमी होती है। पुष्पन में कमी होती है, फूल नहीं खिल पाता, फल के आकार छोटे हो जाते हैं, कोशिका विभाजन नहीं देखने को मिलता है ना। बोरान की न्यूनता से दलहनी पौधों के जो जड़ होते हैं वो सतह पर ग्रंथिकाएं नहीं बना पाते। पत्तियों में सिराई जो होती है कॉपर रंग की दिखाई देती है। फिर है मैंगनीज। मैंगनीज जो होता है वो एम एन डबल प्लस के रूप आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आदि प्रक्रियाओं के एंजाइम के सक्रिय कारक की तरह कार्य करता है। अगर इसकी कमी देखेंगे तो जई में इसका पत्तियां, जई में कमी होने के कारण जो जई का पौधा होता है उसमें अगर कमी होता है तो इसकी पत्तियां कैसे हो जाती है, धूसर रंग की हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रे स्पॉट रोग बोलते हैं। ठीक है। अगर बोरान की कमी, मैंगनीज की कमी होगी तो पत्तियों में क्या होते हैं, पीले धब्बे हो जाते हैं। अंतरशिरीय क्षेत्र जो होते हैं उत्तक क्षयी धब्बे बनने लगते हैं। इसकी कमी से क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में स्टार्च के कण समाप्त होने लगते हैं तथा क्लोरोसिस हो जाता है। श्वसन दर अगर देखेंगे तो उसमें कमी आ जाती है तथा नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन में स्वांगीकरण की दर में कमी देखने को मिलता है। कॉपर या तांबा या पौधे द्वारा मृदा विलयन से Cu2+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। या उपापचयिक ऑक्सीकरण तथा अनऑक्सीकरण प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक की भांति क्रियाशील होता है। यह इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के घटक प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में भाग लेता है। अगर कमी देखेंगे तो कॉपर की कमी से क्या होता है, जो वृक्ष के छाले होते हैं ना, छाल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, गोंद उत्पन्न होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं,
एक्सेंथीमा कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, जो नींबू होता है उसके पत्तियों का, जो उसका पत्तियों का शीर्ष होता है, सामने का जो भाग होता है वो मृत हो जाता है, जिसे डाई बैक रोग कहते हैं। का अगर कॉपर का कमी होता है तो कायिक और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों जनन होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। फसलीय पौधों में पुनः ग्रहण होता है, कमी से उत्पन्न होता है। संपूर्ण पौधों में म्लानी हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लीटिंग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, इससे पौधों में दीर्घ स्थायी बौनापन हो जाता है, बहुत टाइम तक वो छोटा का छोटा ही दिखाई देता है, ठीक है, बौना हो जाएगा, कम हाइट का। जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता जो होता है Zn2+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह अमीनो अम्ल, हार्मोन, फास्फोरस तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए आवश्यक होता है या प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है। अगर कमी होती है जिंक की तो ये क्या हो जाता है, पत्तियां जो होती है विकृत हो जाती है और हंसियाकार हो जाती हैं एवं गुच्छों के रूप में मैरून जेट्स का निर्माण करती है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, लघु पत्र रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल लिप डिसीज। इसकी कमी के कारण तना की वृद्धि लघुकृत हो जाती है, जो तना होता है उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, लघुकृत हो जाती है। साथ ही कायिक वृद्धि भी रुक जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, पौधे अवरुद्ध वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। पर्व जो होते हैं उनकी लंबाई कम हो जाती है। नोड्स जो होंगे ना, इंटरनोड्स, देखो ये क्या होता है, ये नोड है, ये नोड है, जो गठान होता है, इनके बीच को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो इनकी इंटरनोड की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। इसके कारण पौधों का स्वरूप क्या होता है, लघुकृत ग्रसित पौधों की तरह प्रदर्शित होता है। पत्तियों में अंतःशिरीय हरिअम्लता देखने को मिलता है। जिंक की अगर न्यूनता होती है तो बीजों के निर्माण में बाधा पड़ती है और फल जो होते हैं, फल वाले वृक्षों में विकृतीकरण होने लगती है। पत्तियों में हरिमहीनता शीर्ष तथा पर्ण तट से शुरू होता है। मॉलिबेडनम, पौधे में इसे मॉलिबेडेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं या नाइट्रोजन उपापचय, विटामिन संश्लेषण, उपलब्धता तथा पैक्टिक पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। कमी के लक्षण, इसकी कमी से क्या होता है, बीज पत्र जो होता है वो स्वस्थ तथा हरे, परंतु देखो अगर मॉलिबेडनम का कमी होगा तो क्या होगा, बीज पत्र स्वस्थ तो होगा लेकिन क्या होगा, परंतु प्रौढ़ पत्तियों में वो क्या हो जाता है, मुड़ने को, क्लोरोसिस देखने को मिलता है, वो एकदम मुड़ जाता है, संकीर्णित हो जाते हैं। पत्तियों के किनारे जो होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, ग्रे कलर का दिखाई देने लगता है। पुष्प जो होते हैं उनका पुष्प और फल बनने के विकास को रोकता है। फूल गोभी में संग्रहित कलिका की जगह चाबुक की तरह रचना विकसित होती है। यह रोग वीप टेल रोग कहलाता है। क्या कहलाता है, वीप टेल रोग। पौधों में शर्करा की मात्रा जो होती है, एस्कार्बिस अम्ल की मात्रा तथा नाइट्रोजनी यौगिकों के समान मात्रा उपस्थिति क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो विलयन के रूप में, क्लोराइड विलयन के रूप, आयनों के रूप में प्राप्त होता है। यह प्रकाश संश्लेषण और वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। या ब्रोमीन के स्थान पर उत्पन्न के रूप में कार्य करता है। अगर कमी होगी तो पत्तियां जो होगी म्लानीपन प्रदर्शित करती है। पत्तियां हरिमहीनता के पश्चात कांस्य वर्ण, जो पत्तियां जो होगा उसका कलर अगर हरा हो जाता है तो हरा से चेंज होकर क्या हो जाएगा, वो ब्रॉन्ज कलर, कॉपर कलर का दिखाई देता है। इसकी कमी से क्या होता है, जो जड़ होता है वो सामान्य ना होकर मुद्गा क्लब शेप्ड हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। इससे जड़ें अपेक्षाकृत छोटे आम की हो जाती हैं। अगर सामान्य क्लोरीन की न्यूनता में देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से अल्पता लक्षण स्पष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि पौधों को क्या होता है, साइक्लिक सॉल्ट की बहुलता के कारण आसानी से उपलब्ध होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्या दर जो होती है वो रुक जाती है। फिर है निकिल। निकिल जो होता है Na2+ आयन के रूप में पौधों द्वारा मृदा विलयन से ग्रहण किया जाता है। इसकी जो आवश्यकता होती है वो पौधों की पत्तियों एवं जड़ के लिए आवश्यक होती है। निकिल जो होता है यूरिएज एवं हाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम को क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। ये यूरिया और यूरिडेज के उपापचय के लिए भी आवश्यक होते हैं। अगर निकिल की कमी होगी तो निकिल की कमी से क्या होता है, सिलिका नामक खनिज तत्व एक बीजपत्रीय घासों के लिए कोशिका भित्ति का आवश्यक होता है या डाइटमस के कोशिका भित्ति निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। सोडियम कुछ उच्च वर्गीय एवं निम्न वर्गीय पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया में आवश्यक होता है। जो सोडियम होता है वो उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय पौधों और साइनोबैक्टीरिया में आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो तत्व होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और उस पर नियंत्रण करता है। कोबाल्ट कुछ विटामिन तथा विटामिनों के संश्लेषण से संबंधित प्रकीर्णों का घटक होता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता वाले साइनोबैक्टीरिया एवं जीवाणुओं के लिए भी आवश्यक होता है। पौधों के लिए NSH, K, Mg, Fe महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कि DNA, RNA और ATP एंजाइम, क्लोरोफिल आदि बनाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। विलेयों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूशन। विलेय जो होते हैं
खनिज लवण जो होते हैं वो जाइलम के माध्यम से क्या करते हैं, जल की आरोही धारा मतलब ऊपर की ओर संवाहित होते हैं। जो वाष्पोत्सर्जन का जो खिंचाव होता है उसके कारण, जब वाष्पोत्सर्जन के लिए जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसके द्वारा वो ऊपर पहुंचते हैं। जाइलम के द्रव विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इनमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादप जो पादप होता है उसमें रेडियो समस्थानिक के प्रयोग से भी यह प्रमाणित किया जा चुका है। किसी खनिज तत्व जो होते हैं पादपों में जाइलम के माध्यम से परिवहित होते हैं। आप जाइलम के माध्यम से जल के परिवहन का अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं। अब देखते हैं खनिज तत्वों का। ठीक है, खनिज तत्वों का अवशोषण कैसे होता है, आयनों के रूप में, लवणों के रूप में मृदा के द्वारा अवशोषित होता है। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए जब जल ऊपर की ओर प्रवाह होता है, जब जल के द्रव्यमान में ऊपर की ओर प्रवाह होता है तो उसी के लिए क्या होता है, खनिज तत्व भी ऊपर की ओर प्रवाह होता है। इसके लिए भी कैसे होता है, निष्क्रिय अवशोषण होगा। 2 प्रकार के अवशोषण में बांटा गया है। ठीक है, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण जो होता है उसमें क्या होता है, कोशिका में चल रहे उपापचय क्रिया से जो होता है, स्रोत होता है उसकी संलग्नता, अगर मतलब जो ऊर्जा होता है उसकी संलग्नता के बिना ही जो अवशोषण होता है उसको निष्क्रिय अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो अवशोषण होता है वो भौतिक बलों के माध्यम से होता है। इसमें जो होता है कि जो तत्व होता है उसका सांद्रण प्रवणता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विचरण की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विचरण की क्रिया के माध्यम से अवशोषित होता है। निष्क्रिय लवण के लिए अवशोषण के लिए क्या होता है, द्रव्यमान प्रवाह और आयनों का विनिमय या डोनन संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण जो होता है इसमें ऊर्जा जो होता है महत्वपूर्ण होता है। बिना ऊर्जा के यह अवशोषण नहीं होता। ठीक है, ये सांद्रता बाह्य वातावरण से अधिक होती है। फिर भी खनिज तत्व जो होते हैं वो लवण, आयन और सांद्रण प्रवणता के विपरीत बाह्य वातावरण में कोशिका के अंदर अवशोषित होते रहते हैं। श्वसन की जो तीव्र दर होती है संपादित होने से, यह तीव्र दर निम्न दर में संपादित होने पर यह निम्न दर से होता है। यह स्थिति यह बतलाती है कि श्वसन में चूंकि ऊर्जा विमुक्त होती है और श्वसन बढ़ने पर खनिज अवशोषण बढ़ता है, अर्थात अवशोषण में ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाइट्रोजन उपापचय। नाइट्रोजन वातावरण में कितना होता है, नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, वातावरण में लगभग 78%। लेकिन परंतु वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है वो उपापचयिक दृष्टि से उदासीन होता है, मतलब उपापचय में इसका ज़्यादा रोल नहीं होता है। यह सजीवों में विशेषकर पौधों में नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो नाइट्रोजन होता है पौधों में किस रूप में अवशोषित होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम के रूप में। इन रूपों में मृदा जो होती है, ये जो रूप होते हैं कहाँ पे होती है, मृदा में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन की ये सब रूप, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कोशिकीय जीव द्रव्य में संश्लेषण की क्रिया के तहत अमोनिया एवं अमोनियम आयन में बदल दिया जाता है। जो क्या करते हैं, कीटो अम्ल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा उसके बाद अमीनो प्रोटीन एवं अंततः प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न घटकों संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है। मृदा में कार्बनिक नाइट्रोजन जीवों के मृत शरीर के अपघटन से प्राप्त होती है। अगर मृत शरीर में देखेंगे तो मृत शरीर में मिलने वाले जो जटिल प्रोटीन होते हैं वो अपघटित होकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और ये क्या होता है, यूरिया में चेंज होता है। यूरिया जो होती है मृदा में मिल जाती है। इस प्रकार क्या होता है, जो जड़ों द्वारा इनका अवशोषण होता है। इस प्रकार के नाइट्रोजन का जो सूक्ष्म जीवों द्वारा भी क्या होता है, अमोनिया में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। इसी प्रकार मृदा में NO के रूप में उपलब्ध अकार्बनिक नाइट्रोजन का अवशोषण भी जड़ों के द्वारा किया जाता है। प्रायः पौधों के जो जड़ें होती है वो नाइट्रोजन को NO3 तथा NO के रूप में अवशोषित करने हेतु अधिक अनुकूलित होती है। अगर उपापचयिक क्रियाओं का देखेंगे तो अमोनियम रूप में ज़्यादा प्रभावी होता है। प्रकृति उपापचय नाइट्रोजन चक्र के रूप में अपना संपूर्णता प्रदान करती है। अगर नाइट्रोजन को देखेंगे तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन के प्रमुख स्रोत के रूप में क्या होता है, वातावरण होता है, दूसरा होता है मृदा। ठीक, नाइट्रोजन के उपापचय जो संपूर्ण नाइट्रोजन के चक्र में परिचालन में संचालित होती है, उनका क्रम जो होता है वो 6 चरणों के अंतर्गत पूरा होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण, नाइट्रोजन अमोनीकरण, नाइट्रेटीकरण और विनाइट्रीकरण, उसके बाद होता है स्थिरीकरण। 6 चरणों में 6 प्रोसेस में पूरा होता है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित होकर अवशोषित होता है और पौधों को अवशोषण के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पौधों के द्वारा ग्रहण किए जाने के लिए नाइट्रोजन का रूपांतरण जो होता है अर्थात स्थिरीकरण जो होता है वो अमोनिया के रूप में होता है। नाइट्रोजन जो होते हैं वे स्थिरीकरण भौतिक कारकों और जैविक कारकों के द्वारा होता है। यह क्रमशः भौतिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तथा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है।
भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि ये बिजली चमकता है, बादल गरजता है, तब उच्च ताप और दबाव के कारण नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन यौगिक है जो वातावरण में, वो नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 10 मिलियन टन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्राकृतिक स्थिरीकरण के माध्यम से होता है। अगर औद्योगिक स्थिरीकरण में देखेंगे तो अत्यधिक ताप के कारण, उच्च दाब के कारण नाइट्रोजन का तथा हाइड्रोजन का संयोजित कराकर होता है। फिर बिजली के चमकने तथा गरजने के क्रम में पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वातावरण में उपस्थित होती है, जो गैसीय नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से संयुक्त करके क्या बना देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है तथा नाइट्रोजन परऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन परऑक्साइड वर्षा के जल में संयुक्त होता है और नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में परिणत हो जाता है। यह अम्ल जो होता है वर्षा के जल के साथ जमीन पर गिरते हैं तथा भूमि में स्थित कैल्शियम अथवा अमोनिया के क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट अथवा अमोनिया नाइट्रेट में बदल जाते हैं और विलय होने के मूल रोमों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर है दूसरा जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किसी जीव की सहायता से अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो उसको बोलते हैं जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसे अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है जीवाणु, कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया असहजीवी या सहजीवी के रूप में संपन्न करते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव कहते हैं। इस जीन की सक्रियता से जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता वाले जो जीव होते हैं कौन कौन से होते हैं, अगर असहजीवी में देखेंगे तो क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम और रोडोस्पिलेरियम पाया जाता है। सहजीवी के रूप में देखेंगे तो राइजोबियम, फ्रैंकिया, स्यूडोमोनास रिबिकुला, एजोट्रोपस क्लेबिस एला और एजोटोबैक्टर पस्केली जो होता है, पैस्पेली जो होता है वो पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता वाले अगर साइनोबैक्टीरिया देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया को होता है कौन कौन होता है, असहजीवी के रूप में एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक है ना, ये और आगे भी है। उसके साथ साथ अगर सहजीवी के रूप में देखेंगे तो नॉस्टॉक और एनाबिना जो होता है वो सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगर इसकी प्रक्रिया देखेंगे जैविकीय नाइट्रोजनीकरण की, तो ये क्या होता है, सब्जियों में एक जैसा ही होता है, जिसमें विशिष्ट एंजाइम जो होता है नाइट्रोजिनेज की सक्रियता के फलस्वरूप संपन्न होता है। निव जीन नाइट्रोजिनेज जो होता है प्रकीर्ण के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। असहजीवी जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर है तीसरा आपका ना, ये हो गया तीसरा, असहजीवीय जैविकीय नाइट्रोजनीकरण जो होता है वो एंजाइम अवायवीय अवस्था में सक्रिय होता है। यह वास्तव में दो प्रकार प्रोटीन की उप इकाइयों का बना होता है। दो उप इकाइयों में एक नॉन हेमिलोह प्रोटीन का होता है तथा एक होता है आपका एफी प्रोटीन का। नॉन है एक जो होगा दो उप इकाइयों में बना होगा, तो एक उप इकाई जो होगा वो क्या होगा, नॉन हेमी प्रोटीन का होगा, नॉन हेमिलोह प्रोटीन का है ना, आयरन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, नॉन हेमिन आयरन प्रोटीन का। और एक जो होगा वो होगा एफी प्रोटीन का, जिसको डाइनाइट्रोजनी रिडक्टेस कहते हैं। इसकी दूसरी उप इकाई जो होगी वो लॉ मॉलिबेडनम। पहला उप इकाई किसका होगा, नॉन हेमिलोह प्रोटीन का और एफी आयरन का हो सकता है। ठीक है, या उसका दूसरा उप इकाई जो होगा वो लोह मॉलिबेडनम प्रोटीन का होता है, जो कि मॉलिबेडनम लोह प्रोटीन अथवा डाइनाइट्रोजिनेज कहलाता है। पहली उप इकाई एटीपी से अभिक्रिया करती है तथा इसकी उप इकाई N2 को अमोनिया में अवकृत कर देता है। N2 को अमोनिया में स्थिरीकरण हेतु 12 एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को हाफ को स्थानांतरित करने के लिए 4 एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। अर्थात N2 के या NH3 के लिए अवकरण के क्रम में 3 जोड़े अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अर्थात 3 × 4 एटमॉस्फेयर एटीपी इज इक्वल टू 12 एटीपी की संलग्नता इस अभिक्रिया को पूर्णता में पहुँचाती है। यह असहजीवी नाइट्रोजनीकरण का रूपरेखा। अगर असहजीवी नाइट्रोजनीकरण में देखेंगे तो जो हाइड्रोजन होती है उसकी विमुक्ति होती है, मतलब उसको भी बाहर निकाल जाने, जिससे क्या होता है उसके लिए भी एक एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोजन विशिष्ट एंजाइम या हाइड्रोजिनेज की उत्प्रेरकीय सक्रियता के कारण 2H+2 इलेक्ट्रॉन में विघटित हो जाता है। फिर है सहजीवी जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
इसमें सहजीविता शब्द दिया गया है, ठीक है। सहजीविता का मतलब होता है दो अलग अलग जीवों का परस्पर फायदे के लिए साथ में रहना। दो अलग अलग जीव जो होते हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए साथ में रहते हैं तथा जीव सहजीवी कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अन्य पादप काय में सहजीवी जो होते हैं इस अवस्था में रहते हुए वातावरण के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, ठीक है, जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। हेनरी जेल एवं विल्फर्थ नामक वैज्ञानिक ने दलहनी पौधों में ग्रंथिल मूलों में जो जीवाणु उपस्थित होते हैं, जो ग्रंथिल मूल होते हैं उनमें उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनकी उपस्थिति से यह अवधारणा को प्रस्तुत किया था। फिर जीवाणुक ग्रंथि का निर्माण, जीवाणुक नोड्यूल अर्थात ग्रंथिका का निर्माण कैसे होता है, प्रायः सहजीवी जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में जो ग्रंथिकाएं होती हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, राइजोबियम नामक एक विशिष्ट प्रकार के संक्रमण के कारण होता है। राइजोबियम जो होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है, मतलब माइनस आयन वाला होता है तथा वायवीय जीवाणु होता है। इसका संक्रमण मूल रोमों के माध्यम से होता है। राइजोबियम की जो जातियाँ होती हैं वो विशिष्ट दलहनी पौधों की विशिष्टता रखती है। पोषक पौधा तथा राइजोबियम के बीच स्थापित इस विशिष्ट पहचान में मुख्य भूमिका रसायनों की होती है तथा उन्हीं के कारण यह सक्रिय सहजीवी का संपर्क बन पाता है। उदाहरण स्वरूप मटर का पौधा होमोसेरिन नामक पादप नियामक पदार्थ स्रावित करता है। ग्रोथ सब्सटेंट मतलब जो उस पौधा जो प्लांट होता है, मटर का प्लांट होता है, उसको ग्रोथ करने के लिए ये आवश्यक होता है। इसके साथ जड़ में एक विशिष्ट प्रकार के रसायन होते हैं लैक्टिन, वह भी अपने सतह के चारों ओर स्रावित करते हैं। यह लैक्टिन जो होता है राइजोबियल कोशिकाओं को जड़ की सतह से चिपकने में मदद करता है। सहजीवी जीवाणुओं का संक्रमण जो होता है वो मूल रोमों के माध्यम से होता है। संक्रमण के पूर्व देखेंगे तो लेग्यूमिनस पौधों की जो जड़ें होती है वो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होने से होती है, जिसके प्रभाव से मृदा में उपस्थित जो नोड्यूल जीवाणु होते हैं उनका घूर्णन तेजी से होने लगता है। नोड्यूल जीवाणु प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बिंडॉयल एसिटिक अम्ल उत्पन्न स्रावित करते हैं, जिसके प्रभाव से दलहनी पौधों के जो मूल रोम होते हैं उनके अग्रभाग क्या होते हैं, मुड़कर कुछ वलयाकार संरचना बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्लिंग क्रिया कहते हैं। जिसे क्या होते हैं, पत्तियां जो होती है वो जड़ें जो होती है मुड़े अर्थात विकृत हिस्से से जीवाणु मूल जो होते हैं वो जीवाणु जो होते हैं मुड़े होते हैं और क्या होते हैं, विकृत हिस्से से क्या होते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो जड़ों में अंदर घुसते हैं तथा अनेक राइजोबिया एक ही स्थान पर संग्रहित होकर संक्रमण तंतुओं की तरह दिखाई देते हैं। अगर संक्रमण तंतु जो होते हैं वो कॉर्टिकल कोशिकाओं में पहुँचते हैं तथा वह अनियमित वृद्धि से क्या होते हैं, कोशिका विभाजन का कारण बनते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवाणु युक्त उभार यानी ग्रंथिका का निर्माण होता है जड़ की सतह पर। ट्रचेट के अनुसार ग्रंथिका का निर्माण जो होता है वो प्रेरक का कार्य राइजोबियम द्वारा स्रावित होने वाले इंडोल एसिटिक अम्ल IAA से करता है। ग्रंथिका की कोशिकाएं जो होती है बहुगुणित हो जाती हैं तथा उसमें करोड़ों जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरियाइड्स कहलाते हैं। प्रत्येक जाति के दलहनी पौधों के लिए जीवाणु जो होते हैं विशेष प्रभेद की आवश्यकता होती है। अगर देखेंगे तो जीवाणु जो कोशिका होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के पश्चात जब मृत्यु हो जाती है, जीवाणु कोशिका जो क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तब जो पोषक पादप होते हैं वो कोशिका के कोशिका द्रव्य के नाइट्रोजन के यौगिक को विमुक्त कर देते हैं और उसके बाद नाइट्रोजनी पदार्थ को पादप में मुक्त कर देते हैं। जो यौगिक होता है नाइट्रोजन यौगिक, उससे क्या होता है फिर जो पादप को वो मिल जाता है तो वो उसको अवशोषित करके अपेक्स में भेज देता है। लगभग 200 से 250 पाउंड नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्रति वर्ष दलहनी फसल के लिए समाप्ति पर मृदा को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया। सहजीवी नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से समानता प्रदर्शित करती है। यह किसमें होता है, असहजीवी जो होता है उनमें होता है, ठीक है। बोथे नामक वैज्ञानिक के अनुसार जो प्रकाश जो होता है वो अंधकार की स्थिति में प्रकाश भी होगा, लाइट होगा या फिर लाइट जो अपसेंट होगा तो उसकी स्थिति में क्या होता है, पेंटोस फास्फेट एक ही पथ में H तथा स्रोत का कार्य करता है। इसके क्रम में क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है जो NADP नामक को एंजाइम तथा ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में 6 फास्फोग्लूकोनिक अम्ल में परिणत हो जाता है तथा NADP स्वयं जो होता है वो NADP एवं NADPH प्लस के रूप में अवकृत कर दिया जाता है। NADPH प्लस और H प्लस एक विशिष्ट एंजाइम होता है जिसे NADPFD ऑक्सीडो रिडक्टेज की उपस्थिति में फेरोडॉक्सिन तत्व को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है।
तथा वह अवकृत होकर FADH तथा FADH2 में परिणत हो जाता है। नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा इसकी जो सक्रियता होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में समाप्त हो जाती है। अवकृत फेराडॉक्सिन एवं ATP की उपस्थिति जब होती है तो उसमें आणविक नाइट्रोजन N2 तथा एंजाइम की सतह से आकर लग जाते हैं, अटैच हो जाते हैं तथा नाइट्रोजन अमोनिया में अवकृत हो जाते हैं। अगर इसको रूपरेखा के रूप में देखेंगे तो क्या होता है, देखो अमोनिया जो होता है पहले नाइट्रोजनस करता है, फिर नाइट्रोजनस से ये होगा, फिर NADPH होगा, यहाँ से ये सबसे देखो इसका जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है वो पेंटोस फॉस्फेट को निकालता है, NADP से यहाँ आता है, फिर ATP मिलता है, फिर नाइट्रोजिनस होता है, फिर फेराडॉक्सिन होता है। एक चक्र होने के बाद फिर से ये दूसरा चक्र चलता है जिसमें होता है नाइट्रोजिनस, फिर ये क्या करता है 2NH3 का निर्माण कर देता है। ये होता है सहजीविकीय जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के चरण। फिर है नाइट्रोजन स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है कि जो पौधे अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक का कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्वांगीकरण। पौधों में सामान्यतः नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में ग्रहित नाइट्रोजन का अवकरण जो होता है वो सर्वप्रथम अमोनिया में होता है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से निर्मित अमोनिया मुक्त नहीं होती। अमोनिया प्रकृति में विषैली होती है। अमोनिया जो होती है वो प्रकृति में किस रूप में होती है, विषैली होती है, अतः शीघ्र ही कार्बनिक अम्ल से क्रिया कर अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अमीनो अम्ल का जो स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम द्वारा पौधों के अन्य भागों में कर दिया जाता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। अमीनो अम्ल से बने प्रोटीन विभिन्न प्रकार के प्रकीर्ण नाभिकीय अम्ल तथा जीव द्रव्य के अन्य घटकों का निर्माण करता है। फिर है अमोनीकरण, नाइट्रोजन अमोनीकरण या फिर देखेंगे अमोनिफिकेशन बोलेंगे जिसको, जिसमें क्या होता है कि जो एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग होता है वो बैसिलस वंश की जातियां उत्सर्जित पदार्थ एवं पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर से, जो पौधे और जंतुओं का जो शरीर मृत हो जाता है उसमें नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं या फिर अमोनिया जो होते हैं उसका अमोनियम आयन को विमुक्त कर देते हैं। मृदा में यदि अमोनिया आयन की उपस्थिति होती है तो उसे पौधे सुरक्षित रूप से अवशोषित कर लेते हैं। प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड से क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड में चेंज हो जाता है। फिर है नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया के रूप में स्थिरीकरण। नाइट्रोजन मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉक्सस और नाइट्रोस्पाइरा नामक जीवाणु के कारण जो नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्राइट के रूप में, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, NH4 का O2 के उसमें क्या होगा NO2 तथा नाइट्रेट बन गया, फिर H2 और एनर्जी के रूप में विमुक्त हो जाता है। नाइट्रोबैक्टर तथा नाइट्रोसिटी नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रेट की कुछ मात्रा जो होती है जब चट्टानों का क्षरण होता है, जब जो पत्थर होते हैं उनमें वेदर के कारण क्या होता है क्षरण होता है तो उसके साथ मृदा को उपलब्ध होते हैं। फिर है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण क्या होता है, डेंटिफिकेशन जिसको बोलेंगे। इसमें मृदा जो होता है वो जलमग्न होने की स्थिति में होता है। जब इसमें स्यूडोमोनास और डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकॉकस आदि जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रेट्स को क्या करते हैं आणविक नाइट्रोजन में चेंज करके वातावरण में मुक्त कर देते हैं। फिर सबसे अंत में है आपका स्तरीकरण। स्तरीकरण क्या होता है कि मृदा में स्थित जो नाइट्रेट की कुछ मात्रा होती है वो क्षरण जब होती है तो उसके कारण संचलित होकर समुद्र की गहराई में पहुंचती है और जमा होकर चट्टानीकृत क्रम में परतदार चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। देखो क्या होता है, जो मृदा होती है वो नाइट्राइट की कुछ मात्रा को क्या करता है क्षरण होता है नाइट्राइट का, फिर वो बह के कहाँ पहुँच गया समुद्र में पहुँच गया। समुद्र में पहुँचकर वो लेयर होकर एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस होकर काफ़ी समय के लिए निष्क्रिय पड़ा रहता है, फिर वो बहुत टाइम तक वैसे ही पड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब फिर ज्वालामुखी के बनने तथा फटने के बाद यह नाइट्रेट जो होता है पुनः मृदा में उपस्थित हो जाता है। यह क्षरण के फलस्वरूप समुद्री पौधों को भी प्राप्त होता रहता है। ठीक है, यह हो गया स्तरीकरण। क्लियर, इन 6 जो प्रोसेस है उसको आप लोग याद रखेंगे। इस 6 प्रोसेस को इस लेसन से पूछा जाता है। इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट जो है खनिज पोषण यहीं पे समाप्त होता है। सीधी शिक्षा में आगे के चैप्टर के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।